हाय दोस्तों, मैं श्री आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में ऑल इंडिया 37th रैंक लाने वाली तान्या प्रताप से, जिसने 587 मार्क्स अचीव करे हैं। तान्या, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हाँ, कैसा लगा आपको रैंक देख के? शॉकिंग था जेन्युइनली। मतलब मेहनत मैंने की थी, पर कभी ऐसे नहीं सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच जाऊंगी। तो शॉकिंग था, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो तो तुम्हें तो बताया रखा था ना रैंक आनी है। जी सर। लेकिन डाउट्स आए हैं? डर तो लगता है, पर बहुत ज्यादा खुशी हुई जेन्युइनली। हाँ, सरप्राइजिंग था, बट बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। इस एग्जाम्स में 10% रिजल्ट आया है, 90% जी बच्चे फेल जी हुए हैं। जी। पहले अटेम्प्ट में इंटर पास करना बहुत मुश्किल है, और उसमें आपने रैंक के साथ अचीव किया है। यह बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा बताओ, आपने स्टडी किस तरीके से करी थी? मतलब आपने क्या मैटर पढ़ा था आपने, और कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे करते थे? सर, एक तो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे लगता है कि फोकस करनी चाहिए, वो ये है कि मतलब काफी पहले से कंसिस्टेंटली करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कोचिंग भी मैंने पहले से ज्वाइन कर ली थी, और मैं कंसिस्टेंटली कर रही थी। मतलब अगर कोई सोचे कि एग्जाम के 4 महीने पहले हम स्टार्ट कर दें और फिर अच्छे से कर ले, तो मुझे नहीं लगता वो हो पाएगा। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं तो एक तो स्टार्टिंग में इतना प्रेशर भी बिल्ट नहीं होता, हम आराम से अपनी पेस से अपनी स्टडीज कर सकते हैं। और रोज करने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो एक आदत जब बन जाती है ना, तो वो एग्जाम के पहले फिर अखड़ता नहीं है कि आपको इतने टाइम पढ़ना पड़ रहा है। अगर आदत होती है तो वो इजीली हो जाता है। टाइम के लिए मैं टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं डिसाइड कर लेती थी कि आज के दिन में मुझे इतना कवर करना है, तो मैं वो कवर करती थी। क्योंकि ऐसे होता है कि अगर आप ऐसे सोचो कि दिन में 16 घंटे ही पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा प्रेशराइजिंग लगता है। उससे अच्छा ये सोच लो कि आज इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा दिमाग भी फिर उसको कवर किए बिना सोता नहीं है। तो वो एक स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती थी, तो मैंने स्टार्टिंग से रखा था। अच्छा, मैटर क्या यूज किया था आपने स्टडी के लिए? मैटर तो सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है कि जो आईसीएआई का मॉड्यूल होता है, वो मतलब बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। उन्हीं के मतलब जो आरटीपी एमटीपी वो सारे भी मतलब बाद की बात इनफ है। होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है। बाकी जो वीएसआई के नोट्स मिल, जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें मॉड्यूल पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। जैसे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट हो गया, ईआईएस एसएम हो गया, तो उसमें वीएसआई के नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। उसमें मैं ज्यादातर उसी से पढ़ती थी, और आईसीआई का मॉड्यूल एक बार देख लेती थी कि कुछ छूटे ना। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई रेफरेंस बुक या उतने की तो जरूरत ही नहीं है। आईसीआई ने बहुत मैटर ऑलरेडी हमको दे रखा है, तो रेफरेंस बुक्स की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मोर वीएसआई देन नोट्स और सफिशिएंट है। वो मोर देन सफिशिएंट था। मेनली आईसीए का स्टडी मटेरियल काम में लिया, जी जिस पे चैप्टर कवर नहीं हो पाए थे, तो शॉर्ट के लिए वीएसआई का मटेरियल काम में ले जी लिया। जी हम भी यही बिल्कुल। कहते हैं कि पहले आईसीआई पढ़ो, टाइम मिलता है तो बाकी चीज देखो। जी इवन आरटीपी एमटीपी से स्टडी के लिए भी हमने ये बताया आपको कि बाद में देखना, टाइम मिलता है तो देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका कोर्स 4.5-5 महीने पहले हो गया था एग्जाम के। हम्म। तो उस पीरियड में आपका जब मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उस समय किस तरीके से रिवीजन करते थे? जो मॉक टेस्ट सीरीज में आपको टाइम मिला था फर्स्ट सीरीज में, उसमें आपका पूरा कोर्स कवर हो पाता था या नहीं हो पाता था? जो फर्स्ट मॉक सीरीज रहती थी उसमें मतलब टाइम तो वैसे भी हमको काफी मिल ही जाता था, लेकिन हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा होता था, क्योंकि उसमें रिवीजन की बहुत ज्यादा रिपीटेड जरूरत पड़ती थी। तो उसमें थोड़ा कवर होने में प्रॉब्लम। हालांकि मैं अपना एम रखती थी इतना कि मैं कवर कर ही लूं, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद करना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो वैसे भी बहुत सारे 15 दिन ऑलमोस्ट मिल जाते थे, पर अगर सेकेंड वाले में तो मुझे वैसे भी कम टाइम मिलेगा। तो मैं अपना एम तो डेफिनेटली ऐसा रखती थी कि मैं सारा टॉपिक कवर करूं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था जो जैसे कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स होते हैं, उसमें मुझे उतनी अच्छे से उतने परफेक्शन से नहीं आता था, तो उसको मैं छोड़ देती थी। पर मैं देखती पूरा सब्जेक्ट मैटर थी। मैं कभी भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में जो इवन मुझे डिफिकल्ट लगते थे, मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप पूरा करें, अगर 100% करें, तो ही आप 80 या 90% तक पहुंच पाएंगे। अगर करेंगे ही नहीं तो वो
पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो फिर तो नहीं पहुंच पाएंगे। जी कोशिश क्या जी है कि मैक्सिमम मैटर कवर हो जी जाए, कि बिल्कुल। और भी तो कम से कम हो जाए, बाद में सी कैटेगरी में जितना हो जाए ज्यादा ज्यादा उतना अच्छा है। जी और फिर सेकंड सीरीज में टाइम आधा हो गया था मॉक टेस्ट में, उस हाँ, समय जो रिवीजन हो जाता था या टाइम कम पड़ता था आपको? हो जाता था, क्योंकि एक जो आपने भी टेक्निक बताई थी कि रोज का रिवाइज करो, फिर अगले दिन सुबह उठ के पिछले दिन का रिवाइज करो, फिर रात में, वो डेफिनेटली हेल्प करती थी, क्योंकि उसी के कारण माइंड में वो रिटेन होता था। वरना ऐसा लगता था कि 2 दिन आपने पढ़ा है कुछ, तो फिर तीसरे चौथे दिन वो वाला शायद आप भूल जाएं। तो वो रिटेन करने के लिए तो वो एक स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगती थी। और सेकंड में भी मेरा नहीं छूटा, क्योंकि मैंने जितना कर सकती थी फर्स्ट में ही कर लिया था। सेकंड वाले में जो ऑलरेडी अच्छे से हुआ था उसको मैं कम टाइम में रिवाइज करती थी, और जो बच गया था फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देती थी। तो इस तरीके से कवर तो मेरा हो जाता था। वो फर्स्ट सीरीज में जो 5 टाइम रिवीजन का कंसेप्ट था, वो इसीलिए था कि अगली बार आधे टाइम में हो जाए। हो जाए, और बिल्कुल। सेकंड सीरीज में भी जो 5 टाइम रिवीजन का टाइम था, उसलिए कि अगली बार 2 दिन में हो जाए। 2 दिन में हो जाए, बिल्कुल सर। तो फिर आपका जो 1.5 डेज का जो टाइम मिला आपको लास्ट में एग्जाम में, उसमें रिवीजन करने में दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, क्योंकि मतलब आई थिंक ऐसे लग रहा था पहले एग्जाम के कि 1.5 डेज में शायद नहीं होगा, मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। पर मॉक टेस्ट के कारण बहुत सारा रिवीजन किया हुआ था। फिर जो बीच में 20 दिन का गैप था उसमें भी मैंने मेक श्योर किया था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, हालांकि अकाउंट्स का पहला था तो उसको मैंने नहीं लिया, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फिर से रिवाइज कर लूं, ABC तीनों कैटेगरी, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था। तो डर लग रहा था, लेकिन 1.5 डेज में वो हो गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं पेज पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, वो रिगेन हो रहा था, क्योंकि इतनी बार मॉक टेस्ट की सीरीज दी है, रिवीजन किया है, तो वो रिटेन हो पा रहा था दिमाग में, तो तब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ये बिल्कुल सही। देखो, हमारा भी टारगेट रहता है कि लास्ट में 1.5 डेज में जितना पोर्शन आपने रिवाइज कर दिया वो आपके काम का है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। उस समय रिवीजन नहीं हुआ तो बेकार है। इसलिए 4:30-5 महीने पहले क्लासेज अपनी कंप्लीट हो जाती है, एक शेड्यूल्ड टाइम में। हो सकता है उस समय बच्चों को, कईयों को प्रेशर लगता है कि थोड़ी स्टडी ज्यादा चल रही है, लेकिन अगर वो नहीं कराएंगे तो पहले आप 1.5 डेज में रिवाइज करना नहीं सीखेंगे। जी सर, इसलिए बिल्कुल। कई बार क्लासेस क्या है कि अट्रैक्टिव करना बहुत आसान काम है। आप आराम से धीरे धीरे कराओ तो मतलब क्लासेस बहुत बढ़िया लगेगी, लेकिन पता चलता है कि साहब अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, रिविजन करने का टाइम मिला ही नहीं। तो जी कितना भी अच्छा पढ़ लो यूजली से, अगर 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाए तो इसलिए अपने शेड्यूल हाँ टाइम में क्लासेज पूरी कराते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट और लास्ट में मैन एग्जाम 1.5 में रिविजन आराम से हो जाता है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, जिससे इंटर का रिजल्ट 10% जाता है, इतना कम जा रहा जी है, जबकि फाउंडेशन में 75% बच्चे फेल हो चुके होते हैं, 25% बच्चे इंटर में आते हैं, इसके बाद 10% रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों, और क्या रीजन है इसकी वजह से बच्चा इंटर में फेल हो रहा है? सर, रीजन में शायद एक तो बहुत बड़ा मुझे जो लगता है वो रिवीजन वाला पार्ट भी है, क्योंकि अमाउंट फाउंडेशन से अगर कंपेयर करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। सब्जेक्ट्स मतलब अब तो 6 हो गए हैं, लेकिन अभी तक 8 सब्जेक्ट्स थे। 8 सब्जेक्ट्स में मैटर भी, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। तो एक तो बहुत बच्चों के साथ जो मैं जिनसे मिलती भी हूँ, जिनका नहीं भी हो पाया, ये एक प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन का एम्पल टाइम नहीं होता। उनका कोर्स ही काफी मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल पढ़ाई चालू ही तब होती है जब आपका कोर्स जो है ना वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो क्योंकि जब पहली बार लेक्चर चल रहे होते हैं तो इतना कुछ समझ में भी नहीं आता, बस एक फर्स्ट टाइम हम उस चीज को पढ़ते हैं, बट वो हमें रिटेन नहीं होता, वो हमें समझ में नहीं आता। तो एक्चुअल पढ़ाई मेरे हिसाब से तभी चालू होती है जब आप लेक्चर के बाद उसको फिर से पढ़ने जाते हैं खुद से, किसी टीचर के थ्रू नहीं, खुद से जब हम पढ़ते हैं तो तभी हमारी पढ़ाई हो पाती है। तो वो एक मुझे कारण लगता है। कंसिस्टेंसी का भी मुझे कारण लगता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि शायद कि आखिरी 2-3 महीने में अगर 16-16 घंटे पढ़ लें तो हो जाए, बट अल्टीमेटली होता ये है कि हमारा भी दिमाग ही है, हम ड्रेन आउट हो जाते हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। इसीलिए मेरा हमेशा से ये रहा था कि स्टार्टिंग में भी मैं भले खुद 16-16 घंटे ना पढूं, भले भले मैं रात में कभी नहीं जागती थी, मैं आराम से सो जाती थी रात में, मैंने कभी पूरी रात जाग के नहीं पढ़ाई की। तो अगर आप अपनी बॉडी को भी उस हैबिट में डाल दें शायद, तो वो पूरे 9 महीने के स्ट्रेच में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो।
अब लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि आखिरी टाइम पे आप चालू करके कर लेंगे या खुद को पूरा ड्रेन करके कर लेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट का टाइम रहना ही चाहिए। मैंने बहुत रिसर्च किया है इस फील्ड में, क्योंकि जब हमने VSI स्टार्ट किया था उस समय हम लास्ट तक लगे रहते थे, बच्चों के साथ रिजल्ट नहीं जाता था जी। जिस समय से बच्चों के लिए सफिशिएंट टाइम छोड़ना चालू किया रिवीजन करने के लिए, उस समय से रिजल्ट आना चालू हो गया। और उसके लिए क्लासेज बिल्कुल पैक टू पैक चलती है। कई बार बच्चों को लगता है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है और हमारे को घर जाके इतना बिल्कुल पैक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो आराम से क्लास चलती है, तो क्लासें चलती है एग्जाम के 1 महीने पहले तक, और 1 महीने पहले तक चलती है, तो वो फिर बाद में रिजल्ट आता ही नहीं है। फिर वो 2-4 बार देते हैं, फेल होते हैं, फिर कहते हैं सीए टफ है, जबकि वास्तव में वो ट्रैप में फंस चुके हैं। जी। ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए टाइम पे कोर्स पूरा होना बहुत जरूरी है। इवन अपने कुछ बच्चे हैं ना, जो पता चलता है कि साहब एक आध सब्जेक्ट कहीं यार बहुत अच्छा चल रहा है, वहां से ले लेते हैं, पता चलता है कि वो एग्जाम के बाद तक कोर्स चलता रहता है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए टाइम पे कोर्स होना और नंबर ऑफ रिविजन करना ये बहुत जरूरी है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उनसे एडवाइस लेते हैं जो फेल होने वाले हैं, क्योंकि 90% तो फेल होने वाले हैं। जी। तो 9 वो 10 बच्चों से बात करते हैं तो 9 एक बात बोलते हैं, एक बात अलग बोलता है। वो लगता है यार 9 बच्चे कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये पागल है। पता चलता है कि वो 9 फेल हो गया और वो पागल पास हो गया, रैंक आगे उसकी। जी। तो वो सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे, और इसकी वजह से बच्चा गड़बड़ कर देता है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? जूनियर्स को सर, ये जो 2 पॉइंट मैंने बोले कि रिवीजन जितनी भी बार कर पाए, मुझे लगता है कि कम ही है। रिवीजन जितनी बार कर सके वो कंसिस्टेंटली करना चाहिए। और एक और चीज है कि मतलब सीए को लेके वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस एसोसिएट करके रखा है कि नहीं ही होगा, अटेम्प्ट लगेगा ही। मुझे नहीं लगता कि हम एटलीस्ट हमें प्रिपरेशन करते टाइम ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो। मतलब एक तो अपना स्केड्यूल शायद हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मेरा कितना परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। जैसे मैं सुबह मेरा सबसे ज्यादा मतलब मैं उस टाइम सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा लगता था, तो मैं उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट्स लेती थी जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे टैक्स हो गया, तो उसको मैं सुबह कर लेती थी। और शाम के लिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं थक जाऊंगी सुबह टैक्स करके, मेरा दिमाग थक जाएगा, तो मैं इजी वाला सब्जेक्ट लेती थी। तो अपने हिसाब से अपनी स्टडीज को बैलेंस आउट करना जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि सबसे नहीं बात करनी चाहिए, बहुत नेगेटिव रिव्यूज भी मिलते हैं, बहुत मतलब ऐसी बातें होती हैं जो काम नहीं करती, और उनके लिए करे भी तो शायद हमारे लिए नहीं करती। तो उन वैसे लोगों से इतनी ज्यादा डिस्कशन और बातें नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज है, मुझे लगता है टेस्ट देना। अगर टेस्ट नहीं मतलब मैंने भी अगर टेस्ट नहीं दिए होते तो शायद मेरा परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक हम उस सिनेरियो में नहीं बैठते हैं, 3 घंटे का पेपर नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं दिखते हैं, दिमाग में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से तरीके लगाने हैं। अब मैंने जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया था, अगर मैं उसी तरीके से अगर एग्जाम देती तो मैं शायद पूरा एग्जाम लिख नहीं पाती। तो मैंने बहुत सारी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की कि इस पेपर को ऐसे लिखना पड़ेगा, इसे तो वो, और आपने बहुत ज्यादा गाइड किया था उस केस में भी। तो अगर वो नहीं, जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है मुझे लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के दिन आप कैसे परफॉर्म कर पाते हैं वो भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सीए का कोर्स है, पेपर तो डिफिकल्ट ही आएगा, इजी पेपर तो आएगा नहीं। बट उस टाइम पे भी अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा डायनामिक रखना जरूरी होता है कि कब आप उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि अब इस पेपर के साथ मुझे क्या करना है। पेपर के टाइम पे भी मेरा बस एक वो था कि कोई भी पेपर हो, कैसा भी आ जाए, मैं 100 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करके ही आऊंगी, भले मुझे लगता हो कि मैं गलत कर रही हूँ। जैसे टैक्स का पेपर था, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा जब वो आया। पहले पढ़ा तो लगा कि हाँ सॉल्व हो जाएगा, जब सॉल्व करने बैठी तो छोटी छोटी चीजें निकल के आ रही थी कि लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा। जीएसटी का सेक्शन भी इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आया था। तो बट हाँ, दिमाग में ये था कि जैसा भी हो लिखना पूरा पेपर है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो शायद इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने 100 का अटेम्प्ट किया और मेरा स्कोर, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी जब मैं पेपर दे के भी आई थी। मैंने आपसे भी बात की थी कि पेपर तो बहुत गड़बड़ लग रहा है मुझे, बट मेरे 68
नंबर आए उसमें। 68 आए, तो मैं लग रहा था कि 40 भी नहीं आएंगे। 40 भी नहीं आएंगे, मैं पास होने के लिए भी बहुत डाउटफुल हो रही थी, और उसमें मेरे 68 नंबर आए। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है कि आप पेपर कैसे लिखते हैं, और वो जानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। अगर आप पहली बार ही एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, खुद को मैनेज करना मुश्किल आ जाता है, क्योंकि ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी कि लगता है कि अब लिखूंगी भी तो भी शायद पास नहीं होंगी। तो बच्चे बहुत बार लिखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं पेपर। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुद के लिए मैनेज करनी पड़ती है। और सीए के पेपर में मुझे लगता है कि स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन 3 घंटों में कैसे एक्ट करना है। जी। तो उस 3 घंटों के लिए जो लगभग 4.5-5 महीने का रिविजन चाहिए कंसिस्टेंट, जब जाके वो 3 आवर्स जो है वो हैंडल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मॉक टेस्ट में ये पता चल जाता है कितना पढ़ना है, क्या लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना स्पीड बढ़ाए, ये सब चीजों का बेनिफिट मिलता है मतलब। बिल्कुल आप सर। लोगों को किसी ने डराया कि मतलब सीए टफ है, पास होना बहुत मुश्किल है, पहली बार में नहीं हो पाओगे? सर मेरे तो किसी मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल सीए नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे बैकग्राउंड में सीए, तो किसी को इतना नॉलेज नहीं है। तो बात वही आ जाती है कि जो सुनी सुनी बातें होती है वही चढ़ती है। हालांकि मेरे घर पे कभी भी ऐसा वो नहीं था, मतलब मेरे घर पे एक वो भी बात है कि बहुत पॉजिटिव माहौल हमेशा से रहा। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम मेहनत करो, बाकी रिजल्ट जैसा भी आएगा देखा जाएगा, तुम मेहनत करो। पर हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर उन्हीं बच्चों के बीच रहो और उन्हीं से बात करो तो एक नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतने नंबर नहीं आ रहे, आ ही नहीं पाएंगे, एक और अटेम्प्ट लग ही जाएगा। तो उस नेगेटिविटीज को थोड़ा सा दूर रखना मुझे लगता है कि जरूरी होता है। अगर आप बार बार उसी माहौल में रहोगे तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी भी उसी तरह शिफ्ट हो जाती है। जैसे आप भी टेस्ट के बाद काफी बार मुझे याद है बोलते थे कि उसका डिस्कशन मत करो, एग्जाम लिख के आए हैं तो उसका डिस्कशन मत करें, क्योंकि जो हो गया है वो तो हो गया है, आगे के लिए मतलब हमें आगे बेटर करना है। तो वो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि अगर नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखे और अपनी मेहनत करे तो हो जाता है। जितना डिफिकल्ट सब लोग कहते हैं होता है उतना नहीं होता। अगर आप मैनेज करना जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उन बच्चों के बीच में रहते हैं जिनमें से 90% फेल होने हैं, बिल्कुल। और वो बच्चे तो नेगेटिव होते ही हैं। जी तो उसमें जो बच्चा बच गया वो ही रिजल्ट लाएगा कुल मिला के। तो बिल्कुल। इसलिए अपने को नेगेटिविटी से तो दूर रहना ही पड़ेगा, या उसको इग्नोर करना पड़ेगा। कोई नेगेटिव करा तो उसकी बात सुनो ही मत, ये सबसे बिल्कुल पहले। थैंक यू तान्या, आपका गाइडेंस आपके जूनियर्स को हेल्प करेगा। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच सर, थैंक यू सो मच सर। एंड अगेन विश यू फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। Thank you so much, sir. I'm always thankful to you and to the entire faculty, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया, जिस तरीके से आपने आखिरी दिन तक गाइड किया, आई थिंक उस गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर कोई ना बताए तो मुझे ख्याल से हम उतना अच्छा नहीं परफॉर्म, मैं तो नहीं कर पाती उतना अच्छा परफॉर्म, अगर ये छोटी छोटी बातें जो आखिरी दिन भी आपने बताई थी हम सबको। तो बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं। ये सारा क्या क्या एक्सपीरियंस से ही धीरे धीरे मैटर इकट्ठा होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कैसे जी नेगेटिविटी से दूर रखना है, ये बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। हाँ, थैंक यू तान्या। थैंक यू सो मच सर। ओके।